आखिरकार 12 दिसंबर को सवर्णों ने दीवानी अदालत में डॉक्टर अंबेडकर, शिवतारकर एवं कृष्णाजी एन. कदम आदि के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा निर्णय पर्यंत निषेधाज्ञा जारी करवा दी। इतना ही नहीं, सवर्णों ने कॉन्फ्रेंस की पंडाल के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया तथा अपने को हिंदू कहने वाले दुकानदारों ने पंडाल निर्माण के लिए किराए पर सामान देना नामंजूर कर दिया। इस प्रकार पंडाल बनने में ही दिक्कत पैदा की गई उच्च कहे जाने वाले सवर्णों द्वारा। तब आखिर एक मुसलमान भाई ने पंडाल के लिए जमीन मुहैया की और पंडाल के निर्माण के लिए सारा सामान खरीदना। बच्चा ए। उधर महार में डॉक्टर अंबेडकर की उनके समर्थक हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जैसे ही महार पहुंचे और कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने उनका जयकार किया, तभी पुलिस कप्तान ने जिला मजिस्ट्रेट का खत उनके हाथ में थमाकर कहा, आपको अभी मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। अतः वे तुरंत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे और वार्तालाप के पश्चात उन्होंने मोर्चे को स्थगित करने से साफ इनकार कर दिया तथा वहां से सीधे पंडाल में पहुंच गए। उस समय पंडाल में 24,000 असवर्ण मौजूद थे। 4:30 बजे बाबा साहब अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, मैं उन व्यक्तियों को जो हमारे विरोधी बन गए हैं, ये बताना चाहता हूं कि हम चौदार ताल में से पानी इसलिए लेना चाहते कि हम भी मनुष्य हैं। मात्र मंदिरों में प्रवेश और छुआछूत की समाप्ति से समस्या हल नहीं हो सकती, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति, उन्नति के द्वार हमारे लिए खुलने चाहिए और बराबर खुले रहने चाहिए। कॉन्फ्रेंस में ये भी घोषणा की गई कि सभी सभ्य मनुष्य परस्पर समान हैं और जीवन भर समान ही रहेंगे। यथार्थता तो ये है कि व्यक्ति जन्मतः समान होता है, बाद में शिक्षा या अशिक्षा के योग से मनुष्य शब्द के साथ सभ्य असभ्य शब्द जुड़ता है। कॉन्फ्रेंस में उन धर्म ग्रंथों की भारी निंदा की गई जो मानव सभ्यता को विषमता में बदलने की बातों की सोच से भरे हुए हैं। उस दिन यानी 24 दिसंबर 1927 को रात के 12 बजे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मनुस्मृति को जलाया गया। इसी दिन असवर्णों से कहा गया कि उन्हें तथाकथित हिंदू धर्म का त्याग कर नया धर्म चुनना होगा, जो मानव समता व एकता पर आधारित हो। सन 1927, 27 दिसंबर के दिन महार कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद मनीषी अंबेडकर ने एक चरमकार सभा को संबोधित करते हुए कहा, अपने मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना प्रत्येक अछूत का प्रथम कर्तव्य है। यदि आप लोग स्व कर्तव्य पालन में पीछे रहते हैं या गफलत करते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में आए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा और उसी दिन अछूतों से संबद्ध महिलाओं की समा को चेतनापूर्ण शब्दों में कहा, आप स्वयं को अछूत न समझो, सवर्ण हिंदू महिलाओं की तरह वस्त्र पहनो। इस बात की परवाह मत करो कि तुम्हारे वस्त्रों में कतरने लगी हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखो कि वे सुथरे हों। कोई भी तुम्हारे मनभाते आभूषण, वस्त्रों तथा बर्तन निजी सहायता एवं सांस्कृतिक प्रगति के अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। इसके बाद वे अपने साथियों के साथ शिवाजी की राजधानी रायगढ़ देखने गए। जब वे थके हुए किले में सो रहे थे तो चौदार ताल को लेकर क्रोधित सवर्णों ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन उनके जागरूक साथियों को पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी। इसलिए हत्यारे जब रात को उनकी हत्या करने के इरादे से वहां पहुंचे तो किसी साथी ने उन पर पानी फेंककर उन्हें जगा दिया और सवर्णों द्वारा रचा हुआ उनकी हत्या करने का षड्यंत्र विफल हो गया। चौदार ताल को लेकर अदालत में कई साल तक मुकदमा चला, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर सफल रहे। उस मुकदमे में वे स्वयं ही वकील थे। इस मुकदमे में मिली विजय से महाराष्ट्र ही नहीं सारे भारत में तहलका मच गया।
उनके नाम, यश तथा बुद्धिमत्ता, योग्यता की चारों सतह तरफ चर्चा होने लगी थी। इस घटना ने उन्हें सर्वहारा समाज का निर्विवाद नेता बना दिया और सवर्णों पर भी उनकी योग्यता की धाक जम गई। मार्च 1928 में तेजस्वी एवं मानसवी अंबेडकर ने बेगार प्रथा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अगस्त 1928 में उन्होंने विधानसभा में बेगार प्रथा के खात्मे के लिए बिल पेश किया, लेकिन उनके सुदृढ़ताओं के बावजूद भी उस समय बिल पास न हो सका। असल में विधान परिषद में बहुसंख्या उन लोगों की थी जो अंग्रेजों के चमचे थे। इस तरह बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यकलाप और अछूतों में सामाजिक क्रांति की लहर समुद्र के ज्वार की तरह ऊंची उठती चली गई। वह भी यह जानने समझने लगे, यानी वे पूरी तरह अपनी अवनति के लिए सवर्णों को दोषी मानने लगे। इस दौरान भारत के बड़े नगरों, जिलों तथा प्रांतों में अछूतों के हजारों संगठन अस्तित्व में आए और काफी अच्छे काम हुए। सामाजिक परिवर्तन भी हुए। एक विश्वस्त अनुमान के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वहारा समाज, दलित शोषित समाज की प्रगति, विकास तथा समता, मानवता के उत्थान के लिए सन 1920 से जीवन भर यानी 6 दिसंबर 1956 तक कुल मिलाकर छोटी बड़ी संस्थाओं, अधिवेशनों, जुलूसों में हजार भाषण दिए और करीब 9000 में स्वयं को शामिल किया। लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में तथा भारत की लोकसभा एवं राज्यसभा में दिए गए भाषणों की संख्या उक्त संख्या से अलग है। डिप्रेस्ड क्लासेस शिक्षा सोसाइटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कर चुके थे, परंतु दलितों, शोषितों के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने जुलाई 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस शिक्षा संस्था की स्थापना की, ताकि सर्वहारा समाज के लिए लोग शिक्षा प्राप्त करने की तरफ उन्मुख हो सकें। उन्होंने पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास खोलने की मांग भी की थी, जबकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से वे पहले ही 2 हॉस्टल संस्थापित कर चुके थे। उनकी मांग पर बम्बई प्रांत के गवर्नर ने 8 अक्टूबर 1928 को दलित वर्ग के छात्रों के लिए 5 हॉस्टलों की स्थापना करवाई। यद्यपि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के सभापति सर नारायण राव चंदावरकर की अध्यक्षता में नवंबर 1917 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नाम से अछूतों की एक सभा हुई थी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रार्थना की थी कि वह अपने आगामी अधिवेशन में स्वतंत्र रूप में एक प्रस्ताव पास करके सवर्ण हिंदुओं को अछूतों उद्धार की प्रेरणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रदान करें। लेकिन अछूतपा समाप्त करने के लिए इतना ही काफी नहीं था। अतः उक्त सभा की करीब 11 साल के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने विधिवत उस मिशन को कार्यरूप देने के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस शिक्षा संस्था को जन्म देकर दलित वर्गों के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए एक सुदृढ़ मंच कायम किया था। डिप्रेस्ड क्लासेस शिक्षा सोसाइटी को 1861 के एक्ट 21 के अधीन रजिस्टर्ड कराया गया था और सरकार द्वारा खोले 5 हॉस्टलों की सारी देखरेख भी उक्त सोसाइटी को सौंप दी गई थी। सोसाइटी को सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता इतनी कम थी कि सोसाइटी पर कर्ज भार चढ़ गया था। दलित वर्ग के छात्रों को रहने के लिए मकान ढूंढने में काफी दिक्कत आती थी। सवर्ण, हिंदू लोग मकान खाली होने पर भी अछूत विद्यार्थी के निवास के लिए मकान देने से इनकार कर देते थे, जबकि उन्हें मकान का किराया दिया जाता था या किराया देने की बात कही जाती थी। बताया जाता है कि तब इन हॉस्टलों का वार्षिक व्यय भार 9000 रुपये था। इस राशि को प्राप्त करने के लिए मनस्वी अंबेडकर को नगर पालिका, स्थानीय निकाय तथा धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट, दानी, धनी लोगों, यहाँ तक कि साधारण आय के लोगों से भी हॉस्टलों को चलाने के लिए दान की अपील करनी पड़ती थी।
जुलाई 1920 को वाडिया धर्मार्थ ट्रस्ट के सचिव को पत्र लिखकर उन्होंने बताया था। सोसाइटी पिछड़े वर्ग के लोगों एवं हिंदुओं से दान प्राप्त करने में बहुत परेशानी महसूस करती है, क्योंकि अछूत अधिक निर्धन होने के कारण मदद देने में समर्थ नहीं है। हिंदू यदि घृणा नहीं तो उदासीनता के कारण मदद नहीं देते। सच तो ये है कि हॉस्टल चलाने की वजह से सोसाइटी ऋणी हो गई है। हिंदुओं की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को खास सहायता नहीं मिल पाई थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों और मुस्लिम ट्रस्टों से भी हॉस्टलों को चलाने के लिए सहायता मांगी।